सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसका दूसरा सीजन ड्रीम बिग के नाम से। इस सीजन में जाहिर सी बात है, जो पिछला सीजन आपने देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि हम आपकी मुलाकात करा रहे थे ऐसे स्टूडेंट से जो मखसूस स्कॉलरशिप के तहत बाहर किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और पढ़ाई हासिल करने के बाद वो आगे रिसर्च के लिए भी गए। ऐसा कई सारे स्टूडेंट से हमें जानने का मौका मिला। तो वो रास्ता कौन सा था, किस तरह से वो वहां पहुंचे, वो हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। आज का सेशन काफी खास होने वाला है। खास किस एतबार से, वो आपको जरूर पता चलेगा जब आप पूरी तरह से हमारे साथ बराबर रहेंगे। आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रही है सहरीन शमीम। सहरीन शमीम इन्होंने भी ऑक्सफोर्ड में एक मखसूस स्कॉलरशिप के तहत तालीम हासिल की और इस वक्त ये यूके में एज सिविल सर्वेंट ही काम कर रही है। और इसके अलावा इनका एक प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट एडू एक्सेस, जिसमें ये बाकायदा ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करती है, उनकी काउंसलिंग करती है जो यही ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी बाहर किसी मुल्क में पढ़ने जाएं। मजीद तफसीलात हम इन्हीं से लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सहरीन। थैंक यू सो मच इकरा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि मेरे टॉक की वजह से भी और ज्यादा बच्चे इंस्पायर हो जाए बाहर जाने के लिए, जिससे मैं इंस्पायर हुई थी किसी से। श्योर, व्हाई नॉट। तो बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं और सबसे पहले बुनियादी जो सवाल होता है वो यही होता है कि सहरीन के बारे में हम अबिट जाने कि सहरीन कश्मीर में कहाँ से है और तालीमी बैकग्राउंड क्या रहा। जी, तो मैं पैदा तो खानियार में हुई थी, बड़ी भी वहीं हुई। उसके बाद एक टाइम के बाद एज लाइफ प्रोग्रेसेस फिर हम नटीपोरा शिफ्ट हुए। पढ़ाई मेरी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। मुझे बचपन का ज्यादा याद तो नहीं है, पर कॉलेज मैंने मॉम कामल कॉलेज बैंगलोर से बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स मैंने एमिटी से किया। मेरा बैचलर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में था और मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में था। फिर मैंने काम भी कुछ टाइम किया, ऑलमोस्ट लगभग मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल काम करती थी, पहले एक एनजीओ के साथ किया, फिर उसके बाद एक कनेडियन फर्म थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ ऑक्सफोर्ड आई, जहाँ मैं अभी हूँ। तो ये जर्नी जिस तरह से आपने, वो कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में समेटना, तो आपने इतनी लंबी जर्नी को आसान तरीके से बताया। कुछ स्ट्रगल्स, कुछ इस तरह से चैलेंजेस, तो उनका तो सामना आपको जरूर करना पड़ा होगा ना। आसान तो बिल्कुल नहीं थी ये जर्नी। मुझे लगता है कि 2 फ्रंट्स पे मैंने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए, एक पर्सनल फ्रंट पे और एक प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। पर्सनल फ्रंट पे मुझे लगता है कि मैं हमेशा से आई वॉज अ रेबेल चाइल्ड। मुझे हमेशा से कुछ डिफरेंट करना था, पर वो कुछ क्या था वो मुझे कभी पता नहीं चला। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेरे पेरेंट्स भी मतलब, बिकॉज मैं ओबीडियंट वुड बी टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, बट लाइक बिकॉज आई वाज वेरी रिबेलियस, तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा चैलेंजेस रहते थे मेरे साथ डील करने में। जैसे माई एंटायर फैमिली वेंट फॉर या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिसिन, तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के ये डिमांड की कि मुझे इकोनॉमिक्स में जाना है। और मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि बस वंशा युति परख से। कुछ दिन पहले मेरी मामा मुझे फोन करके बोलती है, वन परख से युति, मैं बोलती हूँ मतलब देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस। तो पर्सनल फ्रंट पे देयर वाज ऑलवेज दिस इन द बैक ऑफ माई माइंड कि शायद मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझे प्रूव करके देना है। तो वो हमेशा मेरे अंदर वो रहता था कि प्रूव करना है, प्रूव करना है। और दूसरा चैलेंज जो प्रोफेशनली मुझे ये था कि मैं हमेशा कंफ्यूज थी कि मैं ऐसा क्या करूं। मैंने इवन दो इकोनॉमिक्स किया, बट उसके बाद भी वो गाइडेंस नहीं थी आसपास कि क्या कर सकती हूँ। तो जैसे एक आम बच्चा करता है, मैं बैंक के एग्जाम के लिए भी बैठी, मैं केएस के लिए भी पढ़ा, सब कुछ किया जो कर सकती थी। और उसके बाद मुझे काफी टाइम लगा ये रियलाइज करने में कि मेरा पोटेंशियल कहाँ है। तो चैलेंजेस थी, घर वाले रेडी नहीं थे बाहर भेजने को, बाहर पढ़ने को। वो बोलते थे कि बेटी हो तो हमारे लिए मुश्किल होगा। पर काफी लड़ाई झगड़े मनाना उसके बाद मुझे बाहर भेजा गया। फिर जॉब में भी सिमिलर था, मम्मा को पसंद नहीं था मैं आर्ट्स पढ़ रही हूँ, तो वो काफी उससे दुखी रहती थी। तो ये सारे चैलेंजेस तो थे। और सबसे बड़ा चैलेंज था बाहर अप्लाई करना, जबकि कोई आसपास नहीं था जिसने बाहर पढ़ा था, फैमिली में कोई नहीं था, फ्रेंड्स में कोई नहीं था। तो ये सारी कुछ मुश्किलात थी जो मुझे फेस करनी पड़ी। क्योंकि यहाँ कई सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनका हम इंतखाब कर सकते हैं, या कई सारे स्टूडेंट्स जो है वहां जाते हैं, पढ़ते भी हैं, मुल्क में ही सही या यहाँ यूटी में ही सही। इसके बावजूद
बच्चे क्यों प्रेफर करते हैं कि उन्हें बाहर ही पढ़ना है, बाहर के तालीम इदारों में ही जानना है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि काफी सारे लोग इस चीज को चैलेंज करते हैं कि बाहर लोग क्यों पढ़ने जाते हैं, इतने डेस्परेट क्यों होते हैं बाहर पढ़ने के लिए। पर्सनली मुझे ये लगता है क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ आपकी बाहर हो जाती है, वो एक बहुत डिफरेंट किस्म की ग्रोथ होती है, और वो मैंने खुद में भी देखा, सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं बट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल भी। पर्सनली हम्म। मुझे लगा कि मेरा वर्ल्ड व्यू चेंज हुआ जब मैं इंडिया में पढ़ रही थी या जब मैं कश्मीर में पढ़ रही थी। मैं उसी ओके। ग्रुप में थी जो मेरे आसपास थे, एंड आई वाज, मैं लाइक देयर वाज नो कोई चेंज का कोई सोर्स नहीं था। जब यहाँ मैं हम्म। आई, मैं बहुत सारे वर्ल्ड व्यूज देखे, और मैंने समझा, मैंने खुद को चैलेंज किया, अपने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज अच्छा। किया, और जिस पॉइंट पे मैं अभी आई, वो काफी रिगर के बाद आया, वो काफी इंटेंसिटी, मतलब जो, वेदर दैट वाज इंटेंसिव कोर्सेज या कॉन्वर्जेशंस विद माय फ्रेंड्स, उसके बाद रियलाइज हुआ कि अच्छा, आपका एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है दुनिया को देखने का। एंड देन फिर आप हम्म। सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं, सोसाइटल प्रैक्टिसेस को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं। और मैंने जब जब कहा कि बचपन से मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही अलग थी, सोच में मेरी सोच मैच नहीं होती थी, तो वो शायद मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझना, और वो मैं शायद इंडिया में नहीं कर पाती। ऑन अ अच्छा। प्रोफेशनल फ्रंट आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हो, आपकी एजुकेशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, आप क्वेश्चन करते हो चीजों को, एक ही वर्ल्ड व्यू लेके नहीं चलते, जो कि मैं पर्सनल फ्रंट में बता चुकी हूँ। आपको एक ही रोट लर्निंग वाला सिस्टम नहीं होता है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आप अलग अलग चीजें देखते हो और अपना आर्ग्यूमेंट बनाते हो, दैट्स वन थिंग। फिर आपके पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज का जो एक्सेस होता है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि नॉट बिकॉज आई वॉज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, बट बिकॉज मैं जब बाहर आई, मैंने एप्लीकेशंस जैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई कैसे किया जॉब्स में, वो भी काफी डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जब मैं पहले अप्लाई कर रही थी। तो मैंने खुद के अंदर बहुत सारी चेंजेस देखी, और मैंने दुनिया में काफी सारी चेंजेस देखी जब वो मुझे अप्रोच कर रहे थे। तो अभी की जो सहरीन है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो सहरीन लेट्स से यूके से पहले थी, यहाँ आने से पहले थी। सो वो चेंज के लिए बाहर आना बहुत जरूरी है। प्लस मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि आप क्रिटिकली काफी सारी चीजों को क्वेश्चन कर सकते हो, जो अभी थोड़ा मुश्किल है दुनिया में काफी सारी जगहों पे। आप इतनी ज्यादा एकेडमिक्स को क्वेश्चन चैलेंज नहीं कर सकते हो काफी जगहों पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा स्पेस है कि यू हैव दैट फ्रीडम। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस लाइफ कि इफ यू डिसाइड कि इफ यू वांट टू बी दैट पर्सन, आप बाहर अप्लाई करें जरूर। बहुत अच्छा लगा जानकर कि जो चीजें, जो विजन आपका था अपना, किस तरह से आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करते करते आपने इतना कुछ हासिल किया। यकीनन ये जो स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे होंगे, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन जरूर साबित हो रही होंगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स होती है हमारे पास, या यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है वो भी एक तरीका होता है। हमें ब्रीफ करें इस मामले में कि किस तरह की एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज में होती है, या किस तरह से हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज। हाँ, सबसे पहले जब आपने ये मन बना लिया है कि आप लोगों को बाहर, किसी को लेट्स से somebody डिसाइड्स कि उनको बाहर अप्लाई करना है, तो आई थिंक 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो उनको ख्याल में मद्देनजर रखनी होती है, और इन 4 चीजों पे इस पूरे प्रोसेस में काम करना होता है। उसमें से पहला आपका सीवी हुआ, जिसको लोग अक्सर रेज्यूमे भी कहते हैं। फिर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हुआ। फिर आपके ओके। दूसरा था वो, तीसरा पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और चौथा मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। आई थिंक एकेडमिक क्वालिफिकेशन या ट्रांसक्रिप्ट्स होती है आपकी चौथा। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे सीवी क्योंकि समरी है, अ रिकॉर्ड ऑफ जो भी आपने अपने एकेडमिक्स में किया है या आपने प्रोफेशनली जो किया है, वो सीवी बिल्डिंग कैसे करनी है, दैट्स आल्सो एन आर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ का सीवी बहुत डिफरेंट होगा एक इंजीनियर के सीवी से, या हाँ हाँ। सोशल साइंस का सीवी बहुत डिफरेंट होगा किसी ह्यूमैनिटीज के सीवी से। सो वो आर्ट डेवलप करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है फॉर मेकिंग एनी एप्लीकेशन। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये बहुत ही ज्यादा आई थिंक इस पे फोकस बहुत ज्यादा कम किया जाता है व्हेन पीपल टॉक अबाउट एप्लीकेशन, क्योंकि एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक बहुत ही अहम चीज होती है व्हेन यू मेक एन एप्लीकेशन। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रोफेसर से आता है, आपके मेंटर्स से आता है, या आपके
कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स होती है वो आपके पर्सनल मेंटर से भी लेता है, पर्सनल रेफरेंसेस भी लेता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा। जरूरी होता है जो डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाते हो या नहीं बनाते हो। तो इसीलिए आपको प्रोफेसर के साथ पहले से ही टच में रहना होता है कि सर ऐसा हो सकता है कि, या मैम ऐसा हो सकता है कि 3 years डाउन द लाइन मैं अप्लाई करूँ, आई वुड नीड योर सपोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद फिर पर्सनल स्टेटमेंट होता है स्लैश स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये डिफरेंस है कि पर्सनल स्टेटमेंट इज मोर अबाउट योर जर्नी, योर पर्सनल जर्नी। उसमें आप सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में, मतलब ज्यादा एकेडमिक हैवी नहीं आपको वो रखना, आप उसको ये बताना है कि आपको क्या मोटिवेट किया ये कोर्स करने के लिए ऑन अ पर्सनल फ्रंट। आप अपनी पूरी पर्सनल जर्नी उसमें बताते हो। इट रियली डिपेंड्स आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो। कभी कभी आप अपने एकेडमिक्स के बारे में भी लिखते हो, कभी कभी आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखते हो। वाइल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्योरली एकेडमिक होता है, उसमें आप लिखते हो कि आपने रिसर्च कहाँ किया, किसके साथ किया, क्या काम किया, एकेडमिक्स में क्या किया, क्या मोटिवेट करता है आपको उसको उसमें काम करने के, ये आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसके बाद जो आपकी चौथी चीज है विच इज योर ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट्स पे भी काफी ख्याल रखना होता है, स्पेशली हमें कश्मीर में, क्योंकि इतना ज्यादा जहन में नहीं होता है। फर्स्ट ईयर पास भी हो गया होता है, सेकेंड ईयर पास हो गया, फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट मिली नहीं होती है, काफी सारी चीजें होती है, या खुद ही हम इशू नहीं करवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो दिमाग में रखनी है कि ये चीजें पूछी जा सकती है, डिग्री आपकी पूछी जा सकती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पूछी जा सकती है, तो ये सारी चीजें हैंडी होनी चाहिए। ये था यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए। रही बात स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन कौन सी स्कॉलरशिप है। जैसे एक स्कॉलरशिप उठा के मैं बोलूँ, चीवनिंग स्कॉलरशिप। चीवनिंग स्कॉलरशिप में 4 एसेज होते हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया पे जज होते हैं। उनका क्राइटेरिया होता है जैसे लीडरशिप, नेटवर्किंग, आप फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर प्लान बताओ अपने, उन क्राइटेरियाज पे जज होता है। तो ये जो स्कॉलरशिप्स होती है, और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो यूनिवर्सिटी की अपनी इंटरनल स्कॉलरशिप्स होती है। ये इंटरनल स्कॉलरशिप्स, उनका अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में वाइडेनफेल्ड हॉफमैन स्कॉलरशिप एक है, जो काफी जेनरसली पिछले 3 सालों से कश्मीरियों को मिलती जा रही है। तो उनका अपना क्राइटेरिया होता है, और वो आपके एप्लीकेशन के साथ सबमिट होती है। जब आप एप्लीकेशन ऑक्सफोर्ड को डालते हो तो आपके साथ सबमिट होती है। तो और दोनों के क्राइटेरिया थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो जब आप स्कॉलरशिप्स देख रहे होंगे तो आपको देखना है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैं जब चीवनिंग भर रही थी, मैं देख रही थी कि अच्छा इसमें लीडरशिप के बारे में कुछ लिखना है, तो फिर मैं सारे रिकाउंट करती थी अपने लाइफ में एग्जाम्पल, जैसे क्या ऐसा मैंने क्या किया जो लीडरशिप डिपिक्ट करता है, तो वो लीडरशिप में डाला। नेटवर्किंग मैंने कहाँ कहाँ किया, मैंने नेटवर्किंग में डाला। तो उस वक्त आपको काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करना है कि आपने क्या किया है और आप क्या उसमें डाल सकते हो। I have a question in between. Do they need any kind of certificates, जो ये बता सके कि हाँ अगर इन्होंने यहाँ काम किया तो हाँ यहाँ काम किया, जो एक सर्टिफाई कर सके एक इंसान को कि हाँ ये चीज है। Is it so? जब मैं अप्लाई करी थी तो मेरे जहन में भी ये काफी बार आता था कि इनको इस चीज की सर्टिफिकेट चाहिए होगी क्या। मतलब हर चीज जो मैं लिस्ट करती थी तो मैं सोचती थी अब मैं इसकी सर्टिफिकेट मांगनी पड़ेगी फिर मुझे। तो ऐसा नहीं होता है। सर्टिफिकेट्स आपको कहीं पर नहीं लेनी होती है। आप जो जो अपना लिख रहे हो वो आपके एक्सपीरियंसेस है, और वो एक्सपीरियंसेस आपको वहां लिस्ट डाउन करने होते हैं। एंड दे ओनली होप दैट कि ये एक ट्रूथफुल एक्सपीरियंस हो। बट उसको आई मीन वो काफी जगहों पे पता भी चल जाता है। लाइक आई मीन फॉर एग्जाम्पल जैसे चीवनिंग में आपने कुछ लिखा, देन यू हैव एन इंटरव्यू में यू वुड ओनली बी एबल टू परफॉर्म इफ जो उसमें सब कुछ जो आपने लिखा है उसकी वेरासिटी, या मतलब वो कितना सच्चा है, आप तभी उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। Exactly. तो आई थिंक व्हाट आई मीन टू से इज लाइक ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाने हैं कहीं पर भी, बट यू हैव टू मेक श्योर हर पॉइंट पे जहां पर आप लिख रहे हो कि उस द ट्रूथफुलनेस ऑफ द event remains the same so that it reflects on your profile. और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए ये बोलनी थी कि यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में कुछ कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो एसेज भी मांगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स था पब्लिक पॉलिसी, उन्होंने मुझसे एक असेसमेंट मतलब एक एसे मांगा हुआ था, और मुझे वो भी देना था। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्लैश पर्सनल स्टेटमेंट में लिखते हो ये कोहेरेंट हो, मतलब उस आपकी
जो आप आइडिया सामने प्रेजेंट करते हो वो सेम रहे थ्रू आउट सीवी में, आपके एसेज में, या मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन भी वहां से आया था ऑक्सफोर्ड की तरफ से कि टू फर्दर इलेबोरेट ऑन समथिंग, तो मैंने उस क्वेश्चन में भी जो भेजा था वो मेरे को याद रखना था कि इट हैज टू बी सिंक्रोनस टू जो मैंने अपने पर्सनल स्टेटमेंट या एसओपी में लिखा हुआ है। सिमिलरली जो मैंने इंटरनल स्कॉलरशिप्स की बात की, अब आप यहाँ बोलोगे लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्कॉलरशिप्स एंड एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें इंटरनल स्कॉलरशिप्स में क्या होता है कि इंटरनल स्कॉलरशिप्स में भी जो आप लिखोगे, आई मीन आई वुड से बिकॉज दे गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनल स्कॉलरशिप की अपनी जो फंडिंग बॉडी होगी वो देखेगी, बट इट्स ऑल्सो प्रेफरेबल कि उसमें भी सिंक्रोनस मैसेजिंग हो, क्योंकि काफी टाइम पे जैसे मुझे पता है कि मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो रेकमेंड करता है स्कॉलरशिप बॉडी को कि आप इस बच्चे को लो, क्योंकि इसने एसओपी में ऐसा लिखा है, इसने अपने फंडिंग स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है। तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा टिप ये रहेगा कि लाइक मेक श्योर योर यू नो आइडिया रिमेन्स द सेम। ऐसा ना हो कि आप एक जगह बोल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स पिक अ स्मॉल एग्जांपल, जैसे आप कहीं पर बोल रहे हो कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है और इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को पॉवर्टी पे काम करना है, बट आप किसी और में लिख रहे हो कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, यू नो, और विच हैज गॉट नथिंग पॉवर्टी। तो ये दो बहुत ही अनरिलेटेड चीजें हैं जो एक असेसर को भी कंफ्यूज्ड फील कर सकती है। सो आई थिंक मैसेजेस शुड बी सेम। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेजर डिफरेंस ये है कि इंटरनल स्कॉलरशिप्स जो होती है उनकी डेट मोस्टली आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के साथ ही खत्म होती है और शुरू भी उन्हीं के साथ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको वाइडेनफेल्ड हॉफमैन के बारे में बताया ऑक्सफोर्ड में, उसमें अलग से आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। बट काफी सारी ऐसी इंटरनल स्कॉलरशिप्स होती है जो आपको आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे कंसिडर करते हैं। अच्छा। वाइलस जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती है, काफी ज्यादा ऐसी स्कॉलरशिप्स होती है जो बहुत पहले शुरू हो जाती है आपकी यूनिवर्सिटी जब एप्लीकेशंस ओपन करते हैं उससे काफी पहले। जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स जब खत्म होता है उसके कई दिनों बाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस अपनी ओपन करती है। तो इसीलिए एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत पहले से अप्लाई करना होता है। उसके क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पहले से ही, और उसके लिए फिर डिफरेंट सेट ऑफ आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो रेफरेंसेस होंगे वो फिर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल होंगे, और कुड बी सेम बट मतलब उनको 2 बार लिखना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए और एप्लीकेशन के लिए। तो यही मेजर डिफरेंसेस है जो दो स्कॉलरशिप्स के बीच में है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चूंकि आपने तफसीलन ये तो बता दिया कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्कॉलरशिप्स के बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरह से हमें एप्लीकेशन को भरने की जरूरत है, और आइडियाज जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि मैंने वहां क्या लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, मैं जस्टिफाई क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इस प्रोजेक्ट की ओर जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, यानी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एडू एक्सेस। क्या है ये और किस तरह से ये मदद कर रहा है कई सारे बच्चों की? तो हुआ क्या था, जब हम यहाँ ऑक्सफोर्ड में थे काफी सारे दोस्त थे, कश्मीर से थे कुछ लोग, मतलब बेसिकली साउथ एशिया के जो बच्चे होते हैं हम आपस में काफी क्लोज होते हैं क्योंकि वी कम फ्रॉम सेम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर एक दिन नहीं लाइक कई दफा पे ऐसा हुआ था कि हमने ये डिस्कस किया था कि हमने कितनी चैलेंजेस फेस की थी यहाँ तक आने में। तो बात करते करते हमें ऐसा लगा कि ये चैलेंजेस कभी किसी और को फेस ना करना पड़े, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो तब हमने एक कमरे से शुरू किया प्रोजेक्ट एडू एक्सेस, और प्रोजेक्ट एडू एक्सेस का एम ही ये है कि साउथ एशिया के जो बच्चे हैं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, म्यांमार से हो, कि इनको कभी फेस नहीं करना पड़े जो हमने फेस किया, जो चैलेंजेस हमने फेस किए। जैसे फॉर एग्जांपल हर स्टेप पे ये पता होना कि कैसे अप्लाई करना है, किससे पूछना है, ये लिखूं तो सही है, वो लिखूं तो क्या गलत है, क्या इंक्लूड करूं, जैसे छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली मेरा कोई मेंटर नहीं था, तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और मुझे फंडिंग भी नहीं मिली, कुछ आधी फंडिंग नहीं मिली, तो वो मेरी प्रॉब्लम थी। तो ये इश्यूज मैं किसी से जाके पूछ नहीं पाती थी बिकॉज कोई था नहीं। तो हम वो सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं उस सोसाइटी में उन बच्चों का। प्लस हमारा फोकस है डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन पे, क्योंकि हम ये रियलाइज करते हैं कि उनके पास एक्सेस बहुत लिमिटेड होता है।
बिकॉज ऑफ दिस सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन, दोनों की वजह से। जैसे हमने ऑक्सफोर्ड में और कई कई सारी यूनिवर्सिटीज में ये ट्रेंड देखा कि एक ही क्लास के या एक ही कास्ट के बच्चे आ रहे हैं इन हेवी नंबर्स। तो हमें रियलाइज हुआ कि ये एक प्रॉब्लम है जो रिपीट होती जा रही है सोसाइटी में। सिर्फ एक ही क्लास के बच्चे बार बार आ रहे हैं और ये तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड वी नो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एक्सेस नहीं होता है कई सारे बच्चों के पास, वेदर दैट्स इकोनॉमिक या स्ट्रक्चरल एक्सेस नहीं होता है कि वो जान सके कि कैसे अप्लाई करना है, करना भी है कि नहीं, कोई देखा नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होती है, कोई सामने नहीं होता जिसने ऐसा किया होता है। तो एनीवे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये शुरू करेंगे और 2021 से कुछ लोगों ने ऑक्सफोर्ड में ये शुरू किया था अपने लेवल पे। तो वो तब 1 डे वर्कशॉप्स कराती थी ऑनलाइन, क्योंकि कोविड टाइम था, ऑनलाइन वर्कशॉप्स कराते थे हम। और उसमें वो लोगों को बोलते थे एज मच एज अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते थे। फिर 2021 में हमने चीवनिंग फॉर कश्मीर भी शुरू किया प्रोजेक्ट एडू एक्सेस में। मैं तब इन्वॉल्व नहीं थी इसमें, पर जो लोग हमारे थे जिन लोगों ने शुरू किया था तब उन लोगों ने चीवनिंग फॉर 2021 शुरू किया। और उसमें हमने कई सारे कश्मीरी बच्चे देखे जिनको ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप इस साल मिली, कैम्ब्रिज में जिस स्कॉलरशिप मिली। तो हमें तब ये रियलाइज हुआ कि हाँ, इस मेंटरशिप से हम कुछ तो इम्पैक्ट ला पा रहे हैं, तो इसको हमें स्केल अप करना चाहिए। तो फिर हमने फॉर्मली इस साल उसको लॉन्च किया। हम इस साल मई में मैं और मेरे कुछ और दोस्त उनको चीवनिंग स्कॉलरशिप मिली थी, उन लोगों ने यहाँ सवास से पढ़ा था, उनके साथ हम कश्मीर यूनिवर्सिटी आए थे और हमने वहाँ के बच्चों से बात की थी कि कैसे आप भी बाहर जा सकते हैं, हर कोई ये सपना देख सकता है बाहर जाने का। तो इस साल हमने प्रोजेक्ट एडू एक्सेस को फिर से बहुत सारे सेशंस किए हमने ऑनलाइन, पर हमने डिसाइड किया कि ऑफलाइन भी जाने का हमें वी शुड मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो फिर हमने अभी कश्मीर में 29, 30, 31 कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके हमने इन पर्सन वर्कशॉप्स कराए हैं, जिसमें हम सोशल साइंस और स्टेम मतलब कि इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोगों को 1-on-1 हम उनको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। ये 3 दिन वर्कशॉप्स है, ये 3 कोर्सेज 3 दिन के वर्कशॉप्स में होंगे। उनको पर्सनली बताया जाएगा कि सीवी कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसा होना चाहिए, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफी बच्चे इंग्लिश के लिए भी डरते हैं, और आपको कैसे क्या अप्लाई करना चाहिए। उनको हम बोल रहे हैं कि सीवी साथ लेकर आएं, अपना पर्सनल स्टेटमेंट अगर लिखा हो तो साथ लेकर आएं, तो हम उसमें बैठ के हम बातें कर सकते हैं। हमारा इंटेंशन ये भी है कि हम ब्रेकआउट रूम्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में ब्रेकआउट हो जाए और फिर 1-on-1 डिस्कस करें कि कैसे हम इसको कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, फॉर मैक्सिमम 1-on-1। आई थिंक प्रोजेक्ट एडू एक्सेस में मुझे ये भी हाईलाइट करना है कि हम प्रोजेक्ट एडू एक्सेस में 2 किस्म की मेंटरशिप देते हैं। एक 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप देते हैं, जिसमें हमने अभी ऑलमोस्ट 360 बच्चों को चूज किया है, और हमारे पास ऑलमोस्ट 500 मेंटर्स है जो उनको 1-on-1 बताएंगे कि हर स्टेप पे क्या करना है। उसके अलावा हमारे पास ग्रुप मेंटरशिप सेशन भी है। ग्रुप मेंटरशिप में हम क्या करते हैं कि ऐसी ऑनलाइन या अभी जो कश्मीर में हो रहा है उसमें हम ग्रुप में बताते हैं कि कैसा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2nd ईयर में ही है, कोई 1st ईयर में ही है, तो उसको हम कैसे रेडी करें इन्हीं सालों में कि वो आगे बढ़ सके, 3rd ईयर में वो अप्लाई करे, या क्या वो मेजर्स ले सकते हैं, कहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, जो वो एलिजिबल हो जाए इन सारी अलग अलग के लिए। तो ये भी ग्रुप मेंटरशिप भी करते हैं। तो ये हमारे 2 अप्रोचेस है, और अभी तक हमारे दोनों काफी अच्छे से जा रहे हैं। हमने रोड्स ओपन किया था थोड़ी दिन पहले, रोड्स को हमने फीडबैक दिया है, अब उसका रिजल्ट आएगा थोड़ी देर में। अभी हम चीवनिंग पे काम कर रहे हैं और अगले साल इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बच्चे आए। हाईलाइट ये है, सॉरी मैं आई एम गोइंग ऑन एंड ऑन, बट हाईलाइट ये है कि इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पहले ही हमारा पॉइंट ये था कि वी वांट टू हेल्प चिल्ड्रन, हेल्प स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी काफी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके का बैरियर क्रिएट करें सोसाइटी में। तो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस साल हमें समरवेल कॉलेज है ऑक्सफोर्ड का एक, जिन्होंने हमें एक जेनरस फेलोशिप दी है, मार्गरेट थैचर अवार्ड हमारी एक मेंबर को मिला है।
Great. जिसकी हेल्प से हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं कश्मीर में, और इंशाल्लाह हमारा इंटेंशन है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो वर्कशॉप काफी ज्यादा फायदेमंद प्रूव हो कश्मीर के बच्चों के लिए। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसके साथ आपके नए ख्वाहिशात हैं, नेक इरादे हैं। अब जो जिस वर्कशॉप के हवाले से आप बात कर रही थी, क्या ये 29, 30 और 31 अगस्त को कंडक्ट जी होगा जी हमारे जी यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में? जी। ओके ग्रेट। तो ये तो अच्छी न्यूज है। कई सारे स्टूडेंट जिस वक्त देख रहे होंगे तो उनके जहन में ये बात जरूर आई होगी। आगे बढ़ेंगे। हमें बताइएगा, क्योंकि इस तरह का जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एडू एक्सेस, कई सारे बच्चे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके पास आए हों, जिन्होंने आपके साथ बात की हो कि हमें भी यहाँ बाहर जाना है, कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप बता सकती हैं जो इसी प्रोजेक्ट के जरिए से बाहर इस वक्त अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हो? बिल्कुल। मैंने उनका परमिशन तो नहीं लिया उनका नाम शेयर करने के लिए, बट इस साल ओके 2 बच्चे ऑक्सफोर्ड आ रहे हैं। वो दोनों ग्रेट। चीवनिंग कश्मीर 2021 में थे। काफी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उनका अनफॉर्चुनेटली चीवनिंग तो नहीं हुआ, पर उनकी इंटरनल स्कॉलरशिप हो गई ऑक्सफोर्ड की, जो फुली कवर करती है उनकी ट्यूशन फी, उनका स्टाइपेंड, उनका रहना, सब कुछ। लाइक उनको खुद से कुछ भी नहीं करना है, और वो काफी ज्यादा अमाउंट पे करती है एज कम्पेयर टू चीवनिंग। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि उनको वो 2 स्कॉलरशिप्स मिली हैं, 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिली है। इसके अलावा देर इज ऑल्सो वन मोर पर्सन जिन्होंने लास्ट ईयर रोड्स के लिए अप्लाई किया था, तब प्रोजेक्ट एडू एक्सेस ने काफी उनकी हेल्प की थी। अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ, बट शी वेंट टू सेमीफाइनल्स, काफी एंड तक गई। इस साल उनका एमफिल हुआ है कैम्ब्रिज में, और इस साल भी उनको स्कॉलरशिप मिली है कैम्ब्रिज से ही। तो इंटरनल स्कॉलरशिप्स काफी सारी मिली है। 1-2 लोग हैं जिनको चीवनिंग इस साल मिला है। आई विश मैंने उनसे पहले पूछा होता, मैं आपको सबके नाम बताती। पर 2-3 लोगों का चीवनिंग भी हुआ है इस साल। कुछ इट्स वेटलिस्ट में, कंप्लीटली फाइन जी। कुछ लोग वेट लिस्ट में हैं। पर काफी अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं हम। और काफी अच्छा लग रहा है कि मे बी ये रिजल्ट्स आगे और ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे, और उम्मीद वही है। आप इस तरह के जो केसेस है, आप इनको शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करते हैं? लाइक जब से वो एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं और फिर आगे का प्रोसेस, इंटरव्यू वगैरह, वो सारा आप ही देखते हैं? इनफैक्ट मुझे लगता है हम उससे कहीं पहले, काफी ज्यादा पहले उनसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो एप्लीकेशन प्रोसेस भरते हैं, उससे काफी ज्यादा पहले हमारा इंटेंशन है उनसे इन्वॉल्व होना, उनको ये बताना कि ये स्कॉलरशिप आ रही है, आप आके अप्लाई करो, पर आप हमारी मदद के साथ करो इफ यू नीड दैट हेल्प। तो वो हमारे साथ आते हैं, हम उनको समझते हैं, वो अपना बताते हैं ये हमारा सारा प्रोफाइल है, वो बताते हैं कि हमारी एप्लीकेशन है, फिर हम उनके साथ बैठ के उस एप्लीकेशन पे काम करते हैं। सीवी के बारे में बताते हैं कि आपका सीवी अभी, मतलब सीवी स्कोर होता है हमारे पास, कि आपका सीवी का स्कोर क्या अभी और कितना बेहतर हो सकता है। तो शुरू से लेके बिल्कुल आखिर तक, मतलब मैं तो इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी लास्ट ईयर, बिकॉज मैं ऑफिस इसमें उधर उधर, बट मैं देखती थी कि ये सारे लोग जो है प्रोजेक्ट एडू एक्सेस में, ये इंटरव्यू की इतनी प्रैक्टिस कराते थे, चीवनिंग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती थी, कि मुझे ऐसा लगता था मेरे घर में बस यही इंटरव्यू राउंड्स चल रहे हैं। पूरा दिन में देखती थी मतलब डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कभी वो उसके साथ फोन पे है, कोई कभी किसी और के साथ फोन पे लगा, तो ये 24/7 मेरे घर पे यही चल रहा होता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स भी देखे मैंने, और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ उन रिजल्ट से। तो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक सब होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। और कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस चीज की जरूरत होगी, जिनको आपकी मदद की जरूरत होगी, और आप इस तरह से उन तक पहुंच रही हैं। हमें ये बताइएगा, वो बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमने इनको तो ये बताया कि प्रोजेक्ट एडू एक्सेस आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन किस तरह से आप तक पहुंचे? वेबसाइट है या कुछ ऐसा कंटैक्ट वगैरह जो भी है, जिस तरह से वो आपसे पहुंच सके? बिल्कुल, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गई थी ये मेंशन करना। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, प्रोजेक्ट एडू एक्सेस है। आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, हम सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है हमारे हर जगह पर। मोर ओवर आप हमें हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, www.projecteduaccess.com या .org, सॉरी। तो इन You कुछ can है। repeat this. You can repeat this. हाँ, तो www.projecteduaccess.com आई थिंक। तो वो उसमें जा सकते हैं। वो हमें वहाँ पर वहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें। हम
एप्लीकेशंस जल्दी खोलने जा रहे हैं कुछ टाइम बाद फिर से दोबारा, अभी जैसे चीवनिंग खत्म हो गया, हम ये साइकिल खत्म करना चाहते हैं। तो जब बच्चों को लगता है कि वो रेडी है नेक्स्ट एप्लीकेशन साइकिल के लिए, तो वो दे कैन रीच आउट टू अस अगेन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरे ख्याल से इस सेशन का आखिरी सवाल होगा वो ये कि आपने हमें ये बताया कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनका किस तरह का वो एक माइंडसेट बना होता है। कहते हैं कि बच्चे जो है इधर रहे, नजरों से दूर ना जाए, बाहर ना कहीं जाए। अब आप भी बाहर गई, बाहर पढ़ा, बाहर काम कर रही हैं। पेरेंट्स का जो एक माइंडसेट बना था उसमें आपने खुद कितनी तब्दीली पाई, किस कदर चेंज हुआ? मेरे घर में तो बहुत ज्यादा तब्दीली हुई, मैंने खुद पर्सनली। जब तक मैं जॉब कर रही थी नोएडा में, मुझे याद है कभी ना कभी तो मुझे सुनना पड़ता था बल गए अखनबर बल घर दूर चुनी जान गसान कोरिहुन। आई ऑल्सो वांट टू से लाइक आई वांट टू हाईलाइट हियर, ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं है, प्लीज मेरे पेरेंट्स को जाके डांटियो मत, उनको बहुत डांट पड़ी है पिछले 1 साल में। ये मैंने बहुत ही ओपनली ये बात बोली है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसे बोलते थे। बट हर किसी पेरेंट की ये बात मुझे समझ आती है, क्यों क्यों सबकी अपने फिक्र होती है। क्यों बच्चे को बाहर नहीं देना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियों को कश्मीर में। आई डू अंडरस्टैंड देम, बट आई ऑल्सो वांट देम टू अंडरस्टैंड कि किसी को लिमिट करके आप उनको ग्रो नहीं करने दे सकते हो। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे अब कहते हैं कि ये इतनी लिमिटेशन के बाद तुम यहाँ तक पहुंची, अगर तुम्हें लिमिटेशन की ही नहीं होती तुम पता नहीं कहाँ पहुंची होती। हाँ, लाइक स्काई वुड बी योर लिमिट। तो बट आई एम ग्लैड कि मेरे में इतनी वो थी, लाइक आई हैड द क्वेस्ट इन मी टू रीच देयर। हर कोई नहीं लड़ पाता है, सॉर्ट ऑफ मेरा प्रिविलेज ही है कि मैं इतना लड़ पाई, मेरे अंदर इतनी रेजिस्टेंस थी। हर कोई नहीं लड़ पाता है, हर कोई नहीं बोल पाता है कि मुझे जाना है। बट हाँ, डेफिनेटली चेंज बहुत ज्यादा थी। मेरे पेरेंट्स पिछले इन लास्ट 1.5 year I've never heard them say कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। या फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे बहुत डांट पड़ती थी बचपन में कुछ बोलने पे, जैसे मेरे लाइक आई सेड बहुत रैडिकल आइडियाज होते थे। अब मैं ओपनली चैलेंज करती हूँ चीजों को। मैं घर पे पेट्रियार्की डिस्कस करती हूँ, और मेरे पापा ने अभी अभी नया वर्ड सीखा है पेट्रियार्की, तो वो अबू काफी बोलते हैं अच्छा ये छो पेट्रियार्कल, ये छो पेट्रियार्कल। सो मैं वो चेंज घर पे देख रही हूँ। तो वो छोटी छोटी चेंजेस आ रही है घर पे, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि ये चेंजस आ रही है, और मेरे पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरा चेंज, अपना चेंज। सो आई एम लाइकिंग इट। यस, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ग्रो होते हो, सिर्फ यू नॉट एज एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो योर फैमिली ग्रोज। तो वो आपको ज्यादा एक्सेप्टिंग, आपके थॉट्स को ज्यादा एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। सही बात है। ये सवाल मैंने दरअसल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनके पेरेंट्स उस तरह के मिजाज वगैरह के होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं तुम्हें दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां हमने ये सुना, ये खबर सुनी है, वो खबर सुनी है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना स्टैंड लेना होना चाहिए, वो भी उनके साथ बात करनी चाहिए और बातचीत करके वो इस मसले को ठीक करने चाहिए, जैसा कि आपने इस ताल्लुक से जदोजहद की। और वैसे लड़की मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वी अंडरस्टैंड दैट। सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इतनी मालूमात आपने हम तक पहुंचाई, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। वी होप कि जो आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं उसमें आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी इकरा।